गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास 10th का लेसन नंबर 5 दैनिक जीवन में रसायन उसके बारे में अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत आज हम लोग अम्ल, क्षार और लवण, इसकी सामान्य परिभाषा, इसके गुण और इसके उदाहरणों के बारे में समझेंगे। सर्वप्रथम हम शुरुआत करते हैं अम्ल से। अम्ल को यदि साधारण शब्दों में परिभाषित करें तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। अंग्रेजी में अम्ल को एसिड कहा जाता है, जिसका उत्पत्ति लैटिन शब्द एसिडस से हुई है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। अम्ल का एक प्रारंभिक गुण होता है कि ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। जैसे मान लीजिए एक मैंने टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब के अंदर मुझे कोई विलयन दिया गया। अब मुझे इस विलयन के बारे में पता नहीं है कि ये विलयन मेरा अम्ल है या क्षार है, तो मैं क्या करता हूँ, एक में लिटमस पत्र का एक छोटा सा टुकड़ा लेता हूँ, उस टुकड़े को इस विलयन के अंदर में भिगोता हूँ, और जैसे ही मैं इसको भिगोऊंगा और मेरा एक नीला लिटमस पत्र है, इसको भिगोते ही ये लाल रंग में परिवर्तित हो जाएगा। तो हमें पता पड़ जाता है कि हमारा जो टेस्ट ट्यूब में विलयन है वो अम्ल है। इसके सामान्य उदाहरण यदि हम देखें तो सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है, जिसे आईयूपीएसी पद्धति में मैथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। एग्जाम में आपको ये दोनों पूछ सकता है, कभी कभी आईयूपीएसी नाम भी पूछ सकता है और साधारण नाम भी पूछ सकता है। और ये बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है चींटी का डंक वाला। मधुमक्खी के डंक में भी यही वाला अम्ल पाया जाता है। संतरे में एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। हमारा जो जठर रस होता है यानी आमाशय, आमाशय के अंदर जो रस होता है उसके अंदर HCl पाया जाता है। ये कुछ इसके सामान्य उदाहरण है। इसके अलावा आप HNO3 को भी याद रखना है। नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं इसे, H2SO4 इसे सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। ये सारे अम्ल के उदाहरण हैं, इन्हें हमें अच्छे से याद रखना है। फिर दूसरा टॉपिक हमारा जो है वो है क्षार। क्षार की सामान्य परिभाषा बनाएं तो क्षार वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं। इन्हें स्पर्श करने में ये साबुन की तरह चिकने होते हैं, और इनकी एक जो प्रारंभिक गुण है, ये अम्ल के जस्ट उल्टा। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करता था, ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ये एक दोनों में बेसिक डिफरेंस है अम्ल और क्षार में। क्षार के जो उदाहरण है वो है KOH, जिसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, NaOH ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NH4OH ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। ये सारे क्षार के उदाहरण है। अम्ल और क्षार दोनों जल में विलय होते हैं, और इसकी विलयता के आधार पर हम इसका वर्गीकरण करें तो इसे दो भागों में बांटा गया। पहला है तनु और दूसरा है क्षार। तनु का अर्थ ये होता है कि यदि अम्ल व क्षार में जल की मात्रा अधिक मिला दी जाए तो वो तनु कहलाता है। और इसी प्रकार यदि अम्ल व क्षार में जल की मात्रा कम हो तो वो सांद्र कहलाता है। इस तरह से इसका दो वर्गीकरण कर लेते हैं हम, एक तनु और दूसरा सांद्र। आगे जब हम देखते हैं तो हमें ये देखना पड़ता है कि लवण कैसे बनते हैं। तो लवण एक बहुत सिंपल सा प्रोसेस है लवण बनाने का। जब हम अम्ल और क्षार दोनों की आपस में क्रिया करवा देते हैं तो हमेशा लवण बनता है, और साथ में जल भी बनता है। एक उदाहरण से हम इसे समझेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, अम्ल HCl एक अम्ल है, क्षार हमारा NaOH है। इन दोनों को मैंने आपस में मिला के रिएक्शन करवाई तो मेरा NaCl और H2O, यहाँ जो NaCl है ये लवण है।
जब भी आप ये प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार मिलाओगे तो हमेशा आपको उदासीन लवण मिलता है। लेकिन यदि आप अम्ल प्रबल लो और क्षार हमारा दुर्बल हो तो इससे जो लवण बनता है वो अम्लीय लवण बनता है। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे HCl और NH4OH, तो इससे हमारा बनेगा NH4Cl प्लस H2O। ये जो लवण बन रहा है अमोनियम क्लोराइड, ये आपका अम्लीय लवण है। इसी प्रकार यदि मैं क्षार प्रबल लूं और अम्ल दुर्बल लूं तो मेरा जो लवण बनता है वो क्षारीय लवण बनता है। क्षार प्रबल हो और अम्ल दुर्बल हो। इसका एग्जांपल जैसे हम लेते हैं NaOH प्लस CH3COOH, ये एसिडिक अम्ल कहलाता है। इन दोनों की रिएक्शन करते हैं तो हमारा जो उत्पाद बनता है CH3COONA प्लस H2O। ये जो लवण बना है ये हमारा क्षारीय लवण कहलाता है, क्योंकि इस लवण के निर्माण में हमने प्रबल क्षार का उपयोग किया। जितने भी लवण होते हैं वो गलनांक और क्वथनांक दोनों उनके अधिक होते हैं, साथ में ये क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं। यदि इन क्रिस्टलों में साथ में कोई जल का अणु भी जुड़ा रहता है तो फिर इसे क्रिस्टलन का जल कहते हैं। जैसे अगर मैं इसकी परिभाषा बनाऊं तो लवण के इकाई सूत्र में जल के अणुओं की संख्या जुड़ जाने से क्रिस्टलन लवण प्राप्त होता है। एक एग्जाम्पल इसका है, जिसे आप धोने का सोडा जानते हैं, उसका जो सूत्र होता है Na2CO3.10H2O। यहाँ जो .10H2O है ये क्रिस्टलन का जल है और ये लवण के साथ जुड़ा हुआ है। इसी की तरह आप जिप्सम का सूत्र CaSO4.2H2O, यहाँ जो .2H2O ये क्रिस्टलन का जल है। इसी तरह से फिटकरी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिटकरी का जनरली वो केमिकल फॉर्मूला पूछता है, तो इसको आपको याद रखना है K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2O। अब हम देखेंगे कि अलग अलग वैज्ञानिकों ने अम्ल और क्षार को किस तरह से परिभाषित किया। तो इसमें जो सर्वप्रथम प्रयास किया था वो आरेनियस ने किया था। अठारह में इनका पहला प्रयास था। इसमें इन्होंने अम्ल और क्षार की परिभाषाएं बताई। अम्ल के लिए इन्होंने कहा कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, और क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। अब यहाँ H+ का अर्थ होता है कि हाइड्रोजन आयन और OH- का अर्थ होता है हाइड्रोक्सिल आयन। एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे HCl, इसे हम अम्ल कहते हैं। तो क्यों कहते हैं? जैसे ही मैं इसको जल में डालता हूं तो ये जल में हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन में टूट जाता है। तो यहाँ हमें H+ आयन मिला, इसलिए हम इसे अम्ल कहते हैं। HNO3 लेता हूं, इसको जैसे ही मैं जल में डालता हूं तो इसका अपघटन होते ही ये H+ और दूसरा NO3- आयन देता, तो यहाँ पर भी हमें हाइड्रोजन आयन मिले। इसलिए ये परिभाषा बना ली कि भाई जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं या हाइड्रोजन आयन देते हैं उन्हें हम अम्ल कहते हैं। क्षार के लिए NaOH, जैसे ही हम इसको जल में डालते हैं तो ये टूट जाता है Na+ और हाइड्रोक्सिल आयन OH- आयन, तो इसने हमें जल में OH- आयन दिया। दूसरा KOH, इससे जब हम जल में डालते हैं तो K+ और OH- आयन मिलता है, तो यहाँ पर भी हमें हाइड्रोक्सिल आयन मिला है। तो सामान्य सी परिभाषा बन गई कि जो जल में H+ आयन देगा वो अम्ल और जो OH- आयन देगा वो क्षार कहलाते हैं। अब इसमें इन्हीं आयन देने के आधार पर इस अम्ल और क्षार को दो भागों में बांटा। पहला है प्रबल और दूसरा है दुर्बल। प्रबल के लिए इसने परिभाषा बनाई कि ऐसे अम्ल जो जल में पूर्णतः टूट जाते हैं
और आसानी से H+ आयन अधिक मात्रा में देते हैं तो उसे हम प्रबल अम्ल बोलते हैं। और ऐसे अम्ल जो जल में पूर्णतः वियोजित नहीं होते उन्हें हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। इसके उदाहरण हमें याद रखने हैं, HNO3, HCl, H2SO4, ये सभी हमारे प्रबल अम्ल। और दुर्बल अम्ल में CH3, COOH, H3PO4, H2CO3, ये हमारा फास्फोरिक अम्ल है और ये हमारा कार्बोनिक अम्ल है। ये सभी अम्ल हमारे दुर्बल होते हैं क्योंकि ये जल में पूर्णतः वियोजित नहीं होते। इसी तरह से क्षार का भी वर्गीकरण किया। क्षार को दो भागों में बांटा गया है, पहला है प्रबल क्षार और दूसरा है दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार का अर्थ वही वाला कि जो जल में पूर्णतः OH- आयन दे देते हैं वे प्रबल क्षार कहलाते हैं, और जो पूर्णतः जल में वियोजित नहीं हो पाते हैं वे दुर्बल क्षार कहलाते हैं। प्रबल क्षार में NaOH, KOH, ये प्रबल क्षार। दुर्बल क्षार में अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा दुर्बल क्षार है। फिर अब यहाँ बात ये आती है कि भाई इसकी कमी क्या थी जिसकी वजह से फिर दूसरे रसायनज्ञ को आकर अपनी परिभाषा देनी पड़ी। तो इसकी कमी ये थी कि यदि हमारे पास जल नहीं हुआ या जलीय विलयन नहीं हुआ तब हम कैसे बता पाएंगे कि कोई भी पदार्थ हमारा अम्ल है या क्षार है। जैसे मैं इसकी बात करूं, NH3, मैंने इसको पानी में नहीं डाला, तब हमें कैसे पता पड़ेगा कि अम्ल है कि क्षार। तो यहाँ पर फिर ये सिद्धांत का एक कमी थी जिसकी वजह से फिर एक नए रसायनज्ञ, नए केमिस्ट आए जिनका नाम था ब्रॉन्स्टेड, और दूसरे वैज्ञानिक थे उनका नाम था लॉरी। जो ब्रॉन्स्टेड थे वो डेनमार्क के थे और जो लॉरी थे वो अंग्रेज वैज्ञानिक थे। इन दोनों ने 1874 से 1936 के बीच में काम किया और फिर अम्ल और क्षार की परिभाषा बनाई। इन्होंने कहा अम्ल के लिए कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन देते हैं, प्रोटॉन देने वाले अम्ल कहलाते हैं, और प्रोटॉन ग्राही जो होते हैं वे क्षार कहलाते हैं। इसी के आधार पर संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार की अवधारणा यहां से प्रतिपादित हुई। संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार क्या होते हैं उससे पहले ये आप एक एग्जांपल देखिए, जैसे HCl प्लस H2O, दोनों की रिएक्शन करवाई मैंने, तो यहाँ HCl प्रोटॉन लेके किस में कन्वर्ट हो जाता है, Cl- में, और H2O प्रोटॉन लेके कन्वर्ट हो जाता है H3O+, जिसे हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। यहाँ HCl प्रोटॉन देने वाला है, ये प्रोटॉन दाता है, इसलिए यह अम्ल है। और Cl- इस अम्ल से बना तो इसको हम बोलते हैं संयुग्मी क्षार। अम्ल से हमेशा संयुग्मी क्षार बनेगा। और उसी तरह H2O H3O+ में यानी हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हुआ है, तो यहां इसने प्रोटॉन ग्रहण किया है, इसलिए यह क्षार है। और इससे जो बनता है उसे हम बोलते हैं संयुग्मी अम्ल। तो कहने का मतलब यह है कि अम्ल से हमेशा संयुग्मी क्षार बनता है और क्षार से हमेशा संयुग्मी अम्ल बनता है। तो इसको अगर आप एक सूत्र के रूप में परिभाषित करना चाहो तो इस तरह से हम कर सकते हैं कि संयुग्मी क्षार बराबर अम्ल में से H+ आयन को बाहर निकाल दीजिए। संयुग्मी अम्ल बनाना है हमें, तो क्षार में H+ आयन को जोड़ लीजिए। उदाहरण देखते हैं हम इसका। अम्ल जैसे मेरा HCl है, उसमें से मैं H+ आयन को बाहर निकाल रहा हूं, तो मुझे जो संयुग्मी क्षार मिलेगा वो Cl- होगा। ये मेरा संयुग्मी क्षार है। इसी तरह से मुझे संयुग्मी अम्ल प्राप्त करना है, तो मेरा H2O है,
इसने H+ आयन ग्रहण किया तो ये चेंज हो जाता है हाइड्रोनियम आयन में। तो यहाँ जो हमारा H3O+ है ये संयुग्मी अम्ल कहलाता है। एक उदाहरण और लेते हैं हम लोग, जैसे H2O इसकी रिएक्शन में NH3 से करवा रहा हूं, अमोनिया से, तो देखिए क्या होगा, H2O प्रोटॉन देगा और ये चेंज हो जाता है OH- में, और NH3 प्रोटॉन ग्रहण करेगा तो ये चेंज हो जाएगा NH4+ अमोनियम आयन में। तो ये हमारा संयुग्मी क्षार और ये हमारा संयुग्मी अम्ल बनता है। संयुग्मी क्षार किससे बनता है? अम्ल से। और संयुग्मी अम्ल किससे बनता है? क्षार से। इस तरह से इसने प्रोटॉन के आधार पर अम्ल और क्षार की परिभाषा दी। लेकिन मान लीजिए यदि हमारे पास प्रोटॉन नहीं हो, जैसे अप्रोटिक हो, मैं बात करूं BF3 की, CO2 की, SO2 की, तो यहां पर तो ना तो कोई प्रोटॉन देने वाला है ना कोई प्रोटॉन लेने वाला। तब हम कैसे परिभाषित करेंगे कि भाई ये अम्ल है कि क्षार? तो ये इसकी कमी थी। इस कमी को दूर करने के लिए फिर एक नया वैज्ञानिक आया जिसका नाम था लुईस। इसने 1923 में अम्ल और क्षार की परिभाषाएं देने का प्रयास किया। इसका जो आधार था वो इलेक्ट्रॉन युग्म था। कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए NH3, यहां देखते हैं हम नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5। ये जो मैं डॉट बता रहा हूं ये इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित कर रहे हैं। इसने 3 हाइड्रोजन से बंध बनाएगा। हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता और ये एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में साझा करके 3 बंध बना लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम बंध युग्म इलेक्ट्रॉन। और ये जो बच गया है इसको बोलते हैं एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। इसी एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को इंग्लिश में लोन पेयर बोलते हैं, LP। इन एकांकी इलेक्ट्रॉन के आधार पर लुईस ने अम्ल और क्षार की परिभाषा दी। लुईस ने कहा कि वे पदार्थ जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करते हैं वे लुईस क्षार कहलाते हैं, और वे पदार्थ जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं वे अम्ल कहलाते हैं। एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दाता और एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही, इन्हें अम्ल कहते हैं, और जो दाता होता है उसे क्षार कहते हैं। इसी के आधार पर इसने, जैसे इसको बताया BF3 की हम बात कर रहे थे, इसमें प्रोटॉन नहीं तो भी हम इसकी प्रकृति बता सकते हैं कि अम्ल है कि क्षार। बात करते हैं, प्रोटॉन के बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये 3 फ्लोरीन से साझा करके बंध बना लेता है। फ्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बोरॉन के पास साझा करने के बाद 6 इलेक्ट्रॉन हुए, 1 2 3 4 5 6। और किसी भी अणु को स्थायी होने के लिए उसके केंद्रीय परमाणु पर 8 इलेक्ट्रॉन होने जरूरी है, अर्थात अष्टक पूर्ण होना जरूरी है। जिस अणु के केंद्रीय परमाणु पर अष्टक पूर्ण नहीं होता है वो अपने अष्टक पूरा करने के लिए या तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो लुईस अम्ल कहलाएगा। अब ये BF3 इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है तो ये क्या करेगा, NH3 जिसके पास एक लोन पेयर रहता उससे इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा और आपस में क्रिया करके इस तरह का एक बंध बना लेगा। यहाँ जब भी कोई इलेक्ट्रॉन अपने इलेक्ट्रॉन युग्म में देता है, यहाँ नाइट्रोजन इसको, तो इसके बीच में जो बंध बन रहा है इसको बोलते हैं उपसहसंयोजक बंध। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये लुईस अम्ल है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और ये लुईस क्षार है क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ये परिभाषा वर्तमान में बहुत अधिक मान्य है। इसके आधार पर हम
बहुत सारे अणुओं की अम्लीय और क्षारीय व्यवहार को बता सकते हैं। इसके लिए हमें H+ आयन, OH- आयन, प्रोटॉन, इन सब की आवश्यकता नहीं होती। अब मैं संक्षेप में अगर आज के पूरे टॉपिक की बात करें तो सर्वप्रथम हम लोगों ने अम्ल की साधारण परिभाषा देखी, फिर क्षार की साधारण परिभाषा देखी, लवण की साधारण परिभाषा देखी, फिर अलग अलग वैज्ञानिकों ने क्या परिभाषाएं दी वो हमने देखा। अब आप लोगों को जो बोर्ड के एग्जाम या फिर आप कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो तो उसमें इससे रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपसे पूछूं क्वेश्चन के रूप में कि संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ये हमें आना चाहिए। फिर इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, चींटी में पाए जाने वाले अम्ल का IUPAC नाम बताइए, आर्हेनियस ने अम्ल की क्या परिभाषा दी थी वो परिभाषा हमें आनी चाहिए, क्षार की क्या परिभाषा थी वो हमें आनी चाहिए। फिर प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसी 2 प्रबल अम्ल के नाम लिखिए। फिर प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि दुर्बल अम्ल के नाम लिखिए, प्रबल क्षार कौन से होते हैं उनके नाम लिखिए, दुर्बल क्षार कौन से होते हैं उनके नाम लिखिए, अम्लीय लवण का एक नाम लिखिए, क्षारीय लवण का एक नाम लिखिए, उदासीनीकरण क्या होता है उसकी अभिक्रिया लिखिए। तो ये सारे के सारे प्रश्न आपके यहाँ से बनते हैं। लुईस बहुत इंपॉर्टेंट, लुईस की परिभाषा जरूर पूछा जाता है कि लुईस अम्ल किसे कहते हैं, लुईस क्षार किसे कहते हैं, ये प्रश्न आपके बहुत पूछे जाते हैं। फिर आपसे एक ये ब्रांस्टेड लोरी का ये जरूर पूछा जाएगा। जैसे आपका एग्जाम्पल दे दिया जाएगा HCl, NH3 और फिर वो पूछेगा कि HCl का सहयुग्मी क्षार का सूत्र लिखिए, NH3 के सहयुग्मी अम्ल का सूत्र लिखिए। इस तरह से ये आपके इसमें प्रश्न बना सकता है। थैंक यू सो मच।